हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम यूपीपीएससी आर री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जीएस वाले सेक्शन को कवर किया जाएगा और इसमें भी हिस्ट्री वाले सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। उसके साथ साथ अगर कोई भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसमें डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। और जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं कोशिश करिए कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें और लास्ट में एक बार एनालिसिस जरूर कर लिया करें कि हम लोग के कितने क्वेश्चन सही हैं और जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं और किस सेक्शन से गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे। ठीक है, बाकी ये प्रैक्टिस सेट जो आपका जीएस से रिलेटेड रहने वाला है और इसमें भी हिस्ट्री से, जिसमें हम लोग 140 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो ये देखिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी जैसा भी आप लोगों का फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में भौतिकवादी दर्शन के तत्व केवल सांख्य दर्शन में पाए जाते हैं। सांख्य दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकारता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? सही विकल्प का आपको चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सांख्य दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकारता, ये बात तो सही है, लेकिन भारत में भौतिकवादी दर्शन के तत्व केवल सांख्य दर्शन में पाए जाते हैं, ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 6 दर्शन हैं भारत में, जो दर्शनों की संख्या वो टोटल 6 है और इसमें भी जो भौतिकवादी जो दर्शन है, एक तो आपका सांख्य दर्शन है और दूसरा आपका चार्वाक है, ये भी भौतिकवादी दर्शन ही है। ठीक है, चार्वाक जो आपका चार्वाक दर्शन है ये भी भौतिकवादी है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। ऋग्वैदिक कालीन जनजाति और पशुचारण व्यवस्था के बारे में देखिए। ऋग्वेद में गो, वृषभ और अश्व का उल्लेख हुआ है तथा गाय, बैल और धन दोनों समानार्थक होते थे। गाय और वृषभ की तुलना में ऋग्वेद में कृषि की चर्चा अधिक की गई है। ऋग्वैदिक समाज में सेवक वर्ग के रूप में शूद्र का अस्तित्व नहीं था। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक, ऑप्शन डी, अर्थात पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। गाय और वृषभ की तुलना में ऋग्वेद में कृषि की चर्चा अधिक की गई है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, गाय और वृषभ की जो चर्चा है इसकी तुलना में कृषि की चर्चा ऋग्वेद में कम है, जो वहाँ पर अधिकांशतः उत्तरकालीन सूक्त में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो पशुचारण जो है यह जीविका का महत्वपूर्ण या कह सकते हैं कि मुख्य साधन हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, पहला तीसरा सही है। प्राचीन काल में प्रचलित भूमि अनुदान की प्रथा के बारे में देखिए, कौन सा इसमें सही नहीं है। इस प्रथा के अनुसार ब्राह्मणों को सारे कर चुकाने की छूट के साथ भूमि दी जाती थी। सरकारी अधिकारियों और राजा के परिचरों को दान किए गए गांवों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। भूमि अनुदान के फलस्वरूप दान किए गए संपूर्ण क्षेत्र राज्य के नियंत्रण में होते थे। अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा ने राज्य नियंत्रित क्षेत्र को संकुचित कर दिया। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, भूमि अनुदान के फलस्वरूप दान किए गए संपूर्ण क्षेत्र राज्य के नियंत्रण में होते थे, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, भूमि अनुदान के फलस्वरूप ऐसे क्षेत्रों का गठन हो गया था जो राज्य की नियंत्रण से परे, अर्थात जिनके ऊपर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होता था। ठीक है, अर्थात जिन भूमियों का दान कर दिया जाता था, ठीक है, राज्यों के द्वारा या मतलब राजा द्वारा, उस भूमि पर राज्य का जो नियंत्रण है वह क्या हो जाता था, या तो सीमित हो जाता था या फिर समाप्त हो जाता था। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। मणिपुर संकीर्तन गायन, वादन और नृत्य प्रदर्शन है। मणिपुरी संकीर्तन गायन, वादन और नृत्य प्रदर्शन है। मणिपुरी संकीर्तन भगवान विष्णु के जीवन और कृत्यों से संबंधित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। मणिपुरी संकीर्तन की अगर हम बात करें, यह शास्त्रीय जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, इसकी विभिन्न शैलियों में से एक प्रमुख लोक नृत्य है या एक प्रमुख नृत्य है, जिसमें पुरुष नर्तक नृत्य करते समय पुंग और करताल बजाते हैं। नृत्य का पुरुषोचरित जो पहलू है यह चोलोम संकीर्तन परंपरा का एक भाग माना जाता है और यह सामाजिक और धार्मिक त्योहारों पर पुंग तथा करताल चोलोम प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो बाकी जो पहला आपका विकल्प है वो तो सही हो जाएगा। दूसरे की अगर हम बात करें तो यह संकीर्तन मंदिर के केंद्रीय भाग में किया जाता है और यहाँ पर कलाकार गायन और नृत्य के माध्यम से भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं। ठीक है, उनके जीवन से संबंधित जो विभिन्न घटनाएं हैं उनको जो है नाटक या नृत्य के माध्यम से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो यह भगवान विष्णु नहीं बल्कि भगवान कृष्ण से संबंधित है।
भगवान कृष्ण से। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सातवाहनों के पश्चात कृष्णा गुट्टूर क्षेत्र में पल्लवों का उदय हुआ। पल्लवों का अधिकार दक्षिण आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु दोनों में था। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला जो है गलत हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सातवाहनों के बाद कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकु वंश के जो शासक थे इनका उदय हुआ था। ठीक है, न कि पल्लवों का। इनका उदय हुआ था, याद रखिएगा। इनके बाद जब इनका पतन हुआ, इसके बाद जो इक्ष्वाकु वंश के थे, इक्ष्वाकु वंश के शासकों का उदय हुआ था। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। दूसरा सही, ऑप्शन बी। मध्यकाल में अग्रहार नामक शब्द किसे संदर्भित करता है? यह एक प्रकार के न्याय थे जिसमें कुछ भूमि और गांव से प्राप्त होने वाली आय एकत्रित होती थी। इन अग्रहारों का उद्देश्य पठन पाठन और धार्मिक अनुष्ठानों में संलग्न ब्राह्मणों का भरण पोषण करने के लिए होता था। यह अग्रहार संपूर्ण देश में कर मुक्त होते थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? मध्यकाल में जो अग्रहार एक प्रकार की भूमि हुआ करती थी, और इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा, अर्थात पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। अग्रहार संपूर्ण देश में कर मुक्त होती थी, ये आपका गलत है। ठीक है, देखिए मराठों के राज्य में अग्रहारों से कर लिया जाता था। ऐसा नहीं है कि पूरे संपूर्ण देश में ही जो अग्रहार भूमि थी वो कर मुक्त हुआ करती थी। ठीक है, तो यह गलत हो जाएगा। बाकी अन्य जो क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो वहाँ पर मुक्त रूप से यह भूमि अनुदान दिया जाता था। और इसका जो गठन, जो आपका अग्रहार भूमि है, इसके गठन की बात अगर पूछ ले तो यह जो इसका गठन या सबसे पहले जो शुरुआत किया गया था देने की, यह माठर वंश के जो शासक थे, यह मराठा नहीं, याद रखिएगा, जो माठर वंश के शासक थे इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। गुप्त राजाओं के विपरीत मौर्य राजाओं ने परमेश्वर, महाराजाधिराज और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की। गुप्त काल में वाणिज्य करों की संख्या बढ़ गई परंतु भूमि संबंधी करों की संख्या कम हो गई थी। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन ए और दो दोनों। ठीक, ऑप्शन ए और दो दोनों। देखिए इसकी अगर हम बात करें, मौर्य राजाओं के विपरीत गुप्त राजाओं ने परमेश्वर, महाराजाधिराज और परम भट्टारक जैसी उपाधि धारण की थी। उसके साथ साथ गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ गई थी लेकिन वाणिज्यिक करों की जो संख्या है वो कम हो गई थी। ठीक है, तो गुप्त काल में वाणिज्यिक करों की संख्या नहीं बढ़ी थी, बल्कि जो भूमि से संबंधित कर थे, भूमि से संबंधित जो कर थे इनकी संख्या बढ़ गई थी, और जो वाणिज्यिक कर थे इनकी संख्या कम हो गई थी। ठीक, और गुप्त राजाओं के विपरीत अगर हम बात करें, मौर्य राजाओं के विपरीत गुप्त राजाओं ने परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की थी। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, अर्थात दोनों विकल्प गलत है। ज्योतिबा फुले के बारे में देखिए। ज्योतिबा फुले के उनकी दलितों के प्रति सेवा देख करके गांधी जी द्वारा महात्मा की उपाधि उन्हें दी गई थी। आज़ादी के बाद समाज सुधार के क्षेत्र में पहली बार इन्हें ही भारत रत्न दिया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो लोग अभी जो फूले मूवी आई है अगर देखे होंगे तो ये आपको रिलेट कर पाएंगे। पहला जो कहा जा रहा है कि महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी ने उनको दिया था। ठीक है, उसमें प्रॉपर बताया गया है, दिखाया गया है कि महात्मा की उपाधि उनके द्वारा जो है उनको किसके द्वारा दी जाती है। और आज़ादी के बाद समाज सुधार के क्षेत्र में पहली बार इन्हें ही भारत रत्न दिया गया था, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो ज्योतिबा गोविंदराव फूले थे यह एक भारतीय विचारक, समाज सेवी, लेखक और दार्शनिक थे, और इन्हें महात्मा फूले और ज्योतिबा फूले के नाम से जाना जाता है। 1873 में इनके द्वारा महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में इन्होंने 1873 में किया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उनकी समाज सेवा को देख करके 1888 ईस्वी मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, 1888 में। ठीक है, 1888 में। तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा, और इनको जो है अभी तक भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके अंदर बात करें तो जिस समय वहाँ पे महाराष्ट्र में चुनाव था उस समय एक बार आवाज़ उठी थी कि इनको भारत रत्न भारत सरकार से दिया जाए, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा ऐसी मांग की गई थी। ठीक है, तो उस कारण भी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था, और अभी जैसे मूवी को लेकर के जो विवाद हुआ इस कारण भी चर्चा में है। तो याद रखिएगा इसके बारे में सही आंसर डी है, दोनों विकल्प गलत हैं। विजयनगर की भूधारण पद्धति के बारे में देखिए। भंडारवाद ग्राम जिन ग्रामीणों या जिन ग्रामों की भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में होती थी उनको भंडारवाद ग्राम कहते हैं। अमरम, राजा द्वारा सैनिकों तथा असैनिक अधिकारियों को दी गई भूमि को अमरम कहा जाता था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प इसका सही है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। विजयनगर के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
विजयनगर साम्राज्य में आय का मुख्य स्रोत शिष्ट नामक भूमि होती थी। शिष्ट नामक भूमि कर था। विजयनगर साम्राज्य में आयंगर व्यवस्था के द्वारा स्थानीय शासन की व्यवस्था प्रचलित की गई थी। कृष्णदेवराय ने विवाह कर को आरोपित करना प्रारंभ कर दिया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पहला दूसरा तो सही है, लेकिन तीसरा गलत हो जाएगा। कृष्णदेवराय ने विवाह कर को आरोपित नहीं, बल्कि कृष्णदेवराय के द्वारा विवाह कर को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इन्होंने विवाह कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, समाप्त कर दिया था, तो तीसरा गलत हो जाएगा। बाकी विजयनगर साम्राज्य में जो शिष्ट भूमि कर था नामक जो भूमि कर था, यह महत्वपूर्ण रूप से या मुख्य रूप से आय का एक स्रोत हुआ करता था। ये बात बिल्कुल ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य में आयंगर व्यवस्था के द्वारा स्थानीय शासन की व्यवस्था का प्रचलन किया गया था। ये बात भी आपका ठीक है, सही आंसर भी हो जाएगा। 1 2 सही है, तीसरा गलत है। 1857 के विद्रोह के बारे में देखिए। यह विद्रोह मद्रास सहित बंगाल और बंबई की सभी सैन्य छावनियों तक फैल गई थी। इस विद्रोह ने कुछ सीमा तक ग्रामीणों को सरकारी भय से मुक्त कर दिया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सही, पहला गलत। ठीक, 1857 के विद्रोह की अगर हम बात करें, देखिए 1857 का जो विद्रोह यह केवल बड़े केंद्रों तक सीमित नहीं था। यह विद्रोह बंगाल बंबई की सभी सैन्य छावनियों तक फैल गया था। इसके साथ साथ मद्रास इसे भी अछूता नहीं था। ऐसा नहीं है कि मद्रास में इसका विस्तार या फिर इसका प्रभाव नहीं देखने को मिला था। मद्रास में भी इसका प्रभाव देखने को मिला था। कह सकते हैं कि मद्रास में भी यह विद्रोह फैला था। ठीक है, उसके साथ साथ यह सैनिक अपने अंग्रेजी अफसरों के प्रति निष्ठावान बने रहे। कुछ जो सैनिक थे वह अपने अंग्रेजी सैनिकों के प्रति निष्ठावान थे। उसके साथ 1857 का जो विद्रोह है, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक लगभग चला था। इस विद्रोह का प्रारंभ छावनी क्षेत्र में छोटी झड़पों और आगजनी से हुई और आगे चल करके इसने एक विकराल रूप धारण कर लिया और इसका विस्तार जो है भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में देखने को मिला था। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती जो उपनिवेशवादी नीति और शोषण के खिलाफ इस आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। और जैसा कि अंग्रेजों ने कहा भी था कि अगर भारत में कोई उस समय 1857 के विद्रोह के समय कोई अच्छा नेतृत्व रहा होता और एक निश्चित दृष्टिकोण रहा होता कि इनको किस लिए संघर्ष करना है, किस लिए आंदोलन करना है, तो शायद यह समय अंग्रेजों के लिए भारत में अंतिम समय होता। ठीक है, तो याद रखिएगा, दूसरा आपका सही हो जाएगा। इस विद्रोह ने कुछ सीमा तक ग्रामीणों को सरकारी भय से मुक्त कर दिया। बात बिल्कुल ठीक है। बहुत जगह समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक, और यह विद्रोह मद्रास सहित बंगाल और बंबई की सभी सैन्य छावनियों तक फैल गई थी। ठीक है, यह जो है मद्रास सहित बंगाल और बंबई, ये जो है मद्रास के पूरे क्षेत्र में नहीं बल्कि बंगाल और बंबई के सभी क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिला था। मद्रास के पूरे नहीं बल्कि कुछ क्षेत्रों में विस्तार हुआ था और पूरे भारत में इसका जो विस्तार है वह कहीं कहीं पे छिटपुट मतलब देखने को मिला था। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। नागरिक विद्रोह के बारे में देखिए। यह स्थानीय विद्रोह था और समानता किसी विशेष मुद्दे से संबंधित था। सन्यासी विद्रोह एक नागरिक विद्रोह था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। कौन सा पूछा, कौन सा विकल्प सही है? दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, नागरिक विद्रोह की बात करें तो यह किसी खास मुद्दे और स्थानीय असंतोष के कारण उत्पन्न हुआ था। इसका दायरा सीमित था, लेकिन प्रायः इसका जो विद्रोह है सैकड़ों से लेकर के हजारों तक सशस्त्र विद्रोह शामिल हुआ। नागरिक विद्रोह में सबसे जो महत्वपूर्ण था वो बंगाल के सन्यासियों द्वारा विद्रोह हुआ किया। जो मद्रास के तो बंगाल के सन्यासियों द्वारा जो विद्रोह किया गया था, यह नागरिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है। और अगर इसका डेट पूछ ले तो 1770 में सन्यासी विद्रोह हुआ था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 1770 में जो अकाल पड़ा था उस समय आर्थिक रूप से कंगाल कर दिया गया। और उसके बाद जो है ये देखिए सन्यासी विद्रोह 1770 में नहीं, ठीक है, 1770 में नहीं हुआ था। ठीक, और जो 1770 की अगर हम बात करें, इस समय बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था जिस कारण बहुत ज़्यादा मौतें हुई थी। और इसके बाद जो नागरिकों में असंतोष फैला था, उसके बाद इन्होंने जगह जगह पर सन्यासी विद्रोह या फिर अन्य विद्रोहों के रूप में जो उनका गुस्सा है वो फूट करके सामने आया था और उन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, सन्यासी विद्रोह की बात करें तो यह जो विद्रोह हुआ था आप लोग बताइएगा कब हुआ था कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसका सही आंसर सी है, दोनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से किस स्थानों या किन स्थानों पर डचों द्वारा अपने व्यापारिक कारखानों की स्थापना की गई थी? किस स्थान पर की गई थी आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर जो है सूरत, कोचीन, करिकाल या फिर बालासोर। कूट के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इन सभी जगहों पर स्थापना की गई थी। ठीक है, इन सभी जगहों पर इनके द्वारा कंपनी की स्थापना की गई थी। और इसकी बात करें तो भारत आने वाला प्रथम जो डच नागरिक था, डचों ने 1602 ईस्वी में एक विशाल व्यापारिक कंपनी स्थापित की। 1602 ईस्वी में एक विशाल कंपनी स्थापित की गई थी। और भारत में पहला जो डच था जो भारत आया था 1500
96 ईस्वी में, वो था आपका कार्लेनिस डी हाउटमैन। कार्नेलिस डी हाउटमैन था, हाउटमैन था, याद रखिएगा। उसके बाद 1602 ईस्वी में भारत में एक विशाल कंपनी की स्थापना की गई थी और इसका जो वास्तविक नाम था, जो कंपनी वेरिंगते ऑस्ट इंडीज से नाम था, ठीक है। बाकी डचों द्वारा अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्रियाँ भी स्थापित की गई थी, जैसे पुलिकट में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की, सूरत में, चिनसुरा, विमलीपट्टनम, कासिम बाजार पटना, बालासोर, नागापट्टनम और कोच्चिन, इन जगहों पर इनके द्वारा फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, ठीक है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी कारखानों की स्थापना का सही कालक्रम है? अंग्रेजी कारखानों की जो स्थापना की गई थी, इनका सही कालक्रम क्या है? देखिए, सबसे पहले जो अंग्रेजी कारखाने सूरत में किया गया था, उसके बाद मद्रास में, फिर हुगली, फिर सूतानाती, ठीक है, सूतानाती। और इसमें भी अगर हम बात करें तो टॉमस एल्बर्ट के अधीन सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित की गई थी, ठीक है। 1613 ईस्वी में एक शाही फरमान के माध्यम से जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की इजाज़त दे दी थी, जिसके बाद सूरत में फैक्ट्री स्थापित की जाती है। कब किया गया था? या 1613 में किया गया था, ठीक है, यह याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो मद्रास है, 1619 ईस्वी में अहमदाबाद, भड़ौच, बड़ौदा और आगरा में भी इनकी कंपनियां स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला जो कारखाना है वो कब किया था? मसूलीपट्टनम में किया था 1611 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, 1611 में। लेकिन मुगल साम्राज्य में इनकी जो पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी वो स्थापित हुई थी सूरत में, ठीक है। लेकिन भारत में अगर पूछ ले तो 1611 में इनकी तरफ फैक्ट्री स्थापित की गई थी, और मुगल साम्राज्य में पूछ ले तो सूरत में स्थापित की गई थी 1613 ईस्वी में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1632 ईस्वी में इन्होंने गोलकुंडा में सूतानाती गोलकुंडा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ का जो सुल्तान था, ठीक है, यहाँ का जो सुल्तान था उसको 500 पैगोडा के बदले में वार्षिक कर से इसको मुक्ति मिल गई और व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक घटना का संबंध डलहौजी के शासनकाल से नहीं है? द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, कलकत्ता से आगरा तक टेलीग्राफ लाइन की स्थापना, बम्बई से ठाणे तक रेलवे की शुरुआत और दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना। कौन सी घटना डलहौजी के समय की नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना इसके समय नहीं किया गया था, ठीक है। डलहौजी के शासनकाल की अगर हम बात करें, डलहौजी का जो समय है 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक डलहौजी यह जो है भारत में था, ठीक है, भारत में था, ठीक। और इसके समय की जो घटनाएं हैं, 1849 में पंजाब का जो ब्रिटिश शासन में विलय कर लिया गया था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1848 से 1848-49 में हुआ था, और इसी के बाद जो आपका पंजाब है उसका ब्रिटिश शासन में विलय कर लिया जाता है। और पंजाब के जो अंतिम शासक दलीप सिंह थे, उनको जो है दलीप सिंह जो थे उनको 1 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे करके ब्रिटेन पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है 1852 में निचले बर्मा और पीगू राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। इसी के समय में वुड का शिक्षा जो वुड डिस्पैच घोषणा पत्र आया था शिक्षा से संबंधित 1854 में, वो भी इसी के समय में आया था, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। 1852 में ही इसी के समय इनाम कमीशन का गठन किया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इनाम कमीशन का जो गठन इसी के समय में किया गया था 1852 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और उसके बाद इसने पेंशन के जो मतलब पेशवा को जो पेंशन दिया जाता था, पेशवा को जो पेंशन प्राप्त होता था, इसको भी इसने 1853 में समाप्त कर दिया था। और यही वजह है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो है पेशवा के जो उत्तराधिकारी थे नाना साहब, उनके द्वारा क्या किया गया था? विद्रोह किया गया था, ठीक है। 1856 में अवध का विलय भी कुप्रशासन का आरोप लगा करके इसी के समय में किया गया था। और डलहौजी के समय में ही हिंदू विधवा पुनर्विवाद नियम 1856 को पारित किया गया था, ठीक है। 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाद नियम पारित किया गया था। बम्बई से ठाणे मध्य जो रेल चलाई गई थी वो भी इसी के समय चलाई गई थी। और यह कब चलाई गई थी? ये चलाई गई थी 1853 में चलाई गई थी, ठीक है। उसके साथ साथ जो दूसरी रेलगाड़ी 1854 में कोलकाता से रानीगंज के बीच चलाई गई थी, ये भी याद रखिएगा। इसके बारे में पूछा क्या है कि कौन सा विकल्प गलत है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना इसके समय में नहीं की गई थी, ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना इसके समय में नहीं हुई थी। बाकी जो सभी घटनाएं हैं वह इसी के समय में हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है। और इसी ने ही डलहौजी ने ही अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी को शिमला बनाया था, ठीक है। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 2851 का कारखाना अधिनियम के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इस अधिनियम के तहत 9 वर्ष से कम आयु के बालकों पर
काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, यह काम है न कि काल है। इस अधिनियम के तहत स्त्री श्रमिकों से संबंधित को भी मुद्दा नहीं उठाया गया था। स्त्रियों से संबंधित किसी मुद्दे को मुद्दा नहीं बनाया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सही, पहला गलत है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, और 7 से 12 वर्ष के बच्चों के काम की अवधि को घटा करके 9 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 9 वर्ष से कम आयु के बालकों पर काम करने पर प्रतिबंध नहीं, बल्कि 7 वर्ष से कम उम्र के जो बालक थे, ठीक है, इनके काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और जो 7 से लेकर के 12 वर्ष के बीच के बालक थे, इनके काम करने की जो दर है, या कह सकते हैं कि जो घंटा है, उसको कम करके 9 घंटा कर दिया गया था कि 9 घंटे भी इनसे काम लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्थापना वीवी गिरी ने की थी। भारतीय श्रमिक परिसंघ की एम.एन. रॉय ने। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जवाहरलाल नेहरू ने। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ये हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसे AITUC कहा जाता है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन फेडरेशन यह बनता है। ठीक है, यह जो है सबसे बड़ा फेडरेशन बनता है। और अक्टूबर 1920 बॉम्बे में लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्टा, NM जोशी, दीवान चमनलाल और कुछ अन्य लोगों द्वारा मिल करके इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना नहीं की थी, बाकी 1920 में इसका स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। ठीक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस कारणों से भारत में वामपंथी आंदोलन का आधार तैयार किया गया था? आधुनिक उद्योगों की स्थापना, श्रमिक आंदोलन, 1929 की आर्थिक मंदी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित था? M.N. रॉय, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। कुल के हिसाब से बताइए सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, यह दोनों लोग कांग्रेस के समाजवादी दल से संबंधित है, जबकि M.N. रॉय कांग्रेस के समाजवादी दल से संबंधित नहीं है। ठीक, और कांग्रेस का समाजवादी दल अगर पूछ ले कि इसका स्थापना कब किया गया था, 1934 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, 1934 में इसका स्थापना हुआ था। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, अशोक मेहता द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका पहला सम्मेलन भी 1934 में ही होता है। कहाँ पे होता है? पटना में होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पटना में होता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जो M.N. रॉय हैं, ये साम्यवादी दल के नेता थे। M.N. रॉय साम्यवादी दल से संबंधित एक महत्वपूर्ण नेता थे, और भारत में इन्हें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसका मतलब इसके जन्मदाता भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की है। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित में से कौन अनुशीलन समिति से संबंधित है? अरविंद घोष, खुदीराम बोस, चित्तरंजन दास या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा। कुल के हिसाब से बताइए सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अरविंद घोष, खुदीराम बोस, चित्तरंजन दास, ये सभी लोग जो हैं अनुशीलन समिति से संबंधित है, जबकि श्यामजी कृष्ण वर्मा का संबंध अनुशीलन समिति से नहीं है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। चोलकालीन ग्राम्य व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन गलत है? सार्वजनिक भूमि पर राजा का अधिकार होता था। उत्तर मेरूर अभिलेख स्थानीय महासभा को कार्य संचालन पर प्रकाश डालता है। महासभा को एरुगिर्री, इसके सदस्यों को पेरुक्कल कहा जाता था। उपजाऊ भूमि की किस्मों का निर्धारण केंद्रीय अधिकारी करते थे, किंतु उनके निर्णयों की महासभा द्वारा स्वीकृति आवश्यक थी। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, सार्वजनिक भूमि पर महासभा का स्वामित्व होता था, इसी के साथ व्यक्तिगत भूमि पर भी इसका न्यायिक अधिकार होता था। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। गांव के हितों के लिए महासभा कर भी लगा सकता था। ठीक है, और यह चोलकाल की विशेषता थी। पहला गलत है। दक्षिण भारत की व्यापारी की श्रेणियों के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। मणिग्राम एक व्यापारिक श्रेणी थी जो समुद्री व आंतरिक व्यापारी दोनों में संलग्न थी। नानादेशी तिसयायिर नामक श्रेणी का व्यापार केवल भारत में फैला था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत, क्योंकि नानादेशी तिसयार जो है, इनका व्यापार, यह जो श्रेणियाँ हुआ करती थी, इनका व्यापार केवल भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी अब व्यापार किया करते थे। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। सातवाहन काल के बारे में, जो भौतिक संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इनके सिक्के सोने और शीशे के बने थे। यह लोग दक्कन में कपास का उत्पादन करते थे। दक्कन के बड़े हिस्से में व्यापारिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था। इसका सही आंसर क्या होगा? कुल के हिसाब से बताइए। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तीसरा गलत है, बाकी दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। तीसरा जो है, हाँ, तीसरा गलत है, बाकी पहला दूसरा सही है। ठीक है, सातवाहनों के द्वारा सोने का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया गया था। उन्होंने कुषाणों की तरह सोने के सिक्के नहीं चलाए। इनके सिक्के ज़्यादातर, इनके जो सिक्के हैं, एक सेकेंड, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है,
तो इसका जो सही आंसर है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, सातवाहनों ने सोने के सिक्के कुषाणों की तरह नहीं चलाए, सोने के सिक्के नहीं चलाए, ठीक है। इनके सिक्के ज़्यादातर शीशे के बने होते थे। इसके अलावा प्रोटीन, तांबे और कांसे की मुद्रा का भी इनके द्वारा प्रचलन किया गया था, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो जो आपका सी है अर्थात तीसरा। इनके सिक्के सोने तथा शीशे लेड के बने होते थे। सोने के सिक्के इनके द्वारा नहीं चलाया गया था, ठीक है। सोने का सिक्का इनके द्वारा नहीं चलाया गया था, ठीक। तो जो सही आंसर है, पहला तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, यह लोग दक्कन में कपास का उत्पादन करते थे, ये बात बिल्कुल ठीक है। दक्कन में इनके द्वारा कपास का उत्पादन किया जाता था, ये बात ठीक है। और दक्कन के बड़े हिस्से में व्यापारिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था, ठीक है। इसे अगर हम बात करें, ये भी आपका गलत है, क्योंकि दक्कन के बड़े हिस्से में परम उन्नत ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित हुई थी, न कि व्यापारिक अर्थव्यवस्था, ठीक है। यहाँ पे मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास देखने को मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला और तीसरा जो है वो गलत है, दूसरा सही है। सातवाहन काल के प्रशासनिक संरचना के बारे में देखिए। सातवाहन साम्राज्य में प्रशासनिक इकाई मौर्यों के समान थी। सातवाहनों के प्रशासन में कुछ विशेष सैनिक और सामंतवादी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। सेनापति को प्रांत का शासनाध्यक्ष या गवर्नर बनाया जाता था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सातवाहन काल के बारे में सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। सातवाहन साम्राज्य में प्रशासनिक इकाइयों मौर्यों की समान थी, ठीक है, मौर्यों की समान थी। इनके समय में जिले के लिए आहार शब्द जो अशोक के समय प्रयुक्त होता था, उनके अधिकारी मौर्य काल की तरह अमात्य और महामात्य कहलाते थे। सातवाहनों के प्रशासन में कुछ विशेष सैनिक और सामंतवादी लक्षण भी दिखाई देते हैं। सेनापति को प्रांत का शासनाध्यक्ष या गवर्नर बनाया गया था ताकि दक्कन के जनजातीय लोगों को प्रशासनिक नियंत्रण में रखा जा सके। शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त? इसका सही आंसर भी है, चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है, ठीक है। शक विजेता, शकों का अगर हम बात करें, इसने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम रूप से शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित भी इसी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन भी हो जाएगा। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के बारे में देखिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद अनुवांशिक होते थे। प्रशासन की प्राथमिक इकाई नगर होते थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पद धारण करता था। कौन मध्यकालीन प्रशासन की विशेषता है? फुट के हिसाब से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई नगर होती थी, यह गलत है, ठीक है। प्रशासन की अगर हम बात करें, इसकी प्राथमिक इकाई जो है नगर नहीं बल्कि गांव हुआ करती थी, ठीक है। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में देखिए। स्थानीय सभाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था। उर ग्राम सभा, नगरम शिल्पकारों का संगठन। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। नगरम यह शिल्पकारों का संगठन था, यह गलत है, ठीक है। नगरम शिल्पकारों का संगठन नहीं था, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें, नगरम जो है व्यापारियों का एक संगठन था। नगरम व्यापारियों का एक संगठन था और इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था और इनमें बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक चलती रहीं। तो नगरम जो है यह शिल्पकार नहीं बल्कि व्यापारियों का एक संगठन था, व्यापारियों का संगठन था। सही आंसर हो जाएगा इसका भी। कालिदास के नाटकों की विशेषता के बारे में देखिए। कालिदास ने अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन का चित्रण किया है। कालिदास ने नाटकों में राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को प्रकृति जबकि अन्य लोगों तथा महिलाओं को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन है। पहला सही, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, ठीक है। कालिदास ने अपने नाटक में राज दरबार के जीवन का चित्रण किया, बात बिल्कुल ठीक है। और इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है जबकि अन्य लोग और महिलाएं प्राकृत बोलती थी, ठीक है। तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से सही सम्मिलित है? पूर्वी भारत आंशिक समाधान पद्धति यहाँ पे प्रचलित था। पश्चिमी भारत में संपूर्ण समाधान और दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में दफनाया जाता था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही हैं, ठीक है। जो समूह का दाह संस्कार होता था उसके बारे में तीनों विकल्प सही हैं। चोल काल में जो वेट्टी शब्द है इसका संबंध किससे है? कर जो नगद राशि में वसूला जाता था, कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, वह कर जो उत्पादन में हिस्से के रूप में लिया जाता था, या फिर कर जो स्वेच्छा से लोगों के द्वारा राजा को भेंट किया जाता था? कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? चोल काल में जो वेट्टी शब्द है उसका तात्पर्य है क्या है? कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था उसको कहा जाता है वेट्टी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित उम्र में से कौन सा विकल्प सही है? कुछ क्रांतिकारी संगठन दिएगा और संबंधित व्यक्तित्व। मित्र मेला सावरकर बंधु, इंडियन रिपब्लिक आर्मी ज्ञानेंद्र नाथ बोस, इंडिया हाउस
या इंडियन हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा और नौजवान सभा चापेकर बंधु? कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? कूट के हिसाब से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही है, दूसरा चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, सूर्य सेन के द्वारा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी। ठीक है, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना सूर्य सेन के द्वारा की गई थी, जिन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सूर्य सेन के द्वारा की गई थी और इन्हें जो है मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक, बाकी अगर हम बात करें चौथा, नौजवान सभा की स्थापना। नौजवान सभा की स्थापना जो है भगवती चरण बोहरा द्वारा नौजवान सभा, भगत सिंह और भगवती चरण बोहरा ने मिलकर के नौजवान सभा की स्थापना की थी, न कि चापेकर बंधु ने। ठीक है, भगत सिंह और जो आपके भगवती चरण बोहरा हैं इन्होंने किया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1939 कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन फ्रीडम पार्टी का स्थापना किया। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया लीजन नामक सेना का गठन किया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है, पहला गलत हो जाएगा। 1939 कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था, न कि इंडियन फ्रीडम पार्टी का। सही आंसर बी है। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही। क्रिप्स प्रस्ताव में शामिल थे भारत की पूर्वी स्वतंत्रता के लिए जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था, इसमें क्या प्रावधान था? भारत की पूर्वी स्वतंत्रता के लिए संविधान निर्मात्री निकाय के गठन के लिए। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में देखिए, कौन सा सही है? सरकारी कर्मचारियों का पद त्यागना, बिना टिकट सफर कर न देना और नए विद्यालयों का गठन। भारत छोड़ो आंदोलन में मुख्य रूप से विरोध करने के लिए जो अपनाए गए थे हथकंडे, उनमें कौन सा विकल्प सही है? कूट के हिसाब से आपको बताना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1, 2, 3। सरकारी कर्मचारियों ने पद त्याग दिया, बात बिल्कुल ठीक है। बिना टिकट सफर किया जाता था, ये बात भी ठीक है। और कर न देने का आंदोलन चलाया गया था, ये बात भी ठीक है। लेकिन नए विद्यालयों का गठन किया गया था, यह जो है भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता नहीं है। ठीक है, यह जो है भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता नहीं है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। वेवेल योजना के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही है? इस योजना के अंतर्गत कहा गया कि कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। कार्यकारिणी परिषद में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं के समान होगी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही है। और वेवेल योजना की बात करें तो वेवेल योजना जो है 1945 में भारत आया था, 1945 में, याद रखिएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए अगस्त प्रस्ताव के बारे में। इस प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों से संबंधित कोई भी बात नहीं कही गई थी। इसका जो मुख्य लक्ष्य था भारत के लिए अधिराज्य का दर्जा देना था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो मुख्य लक्ष्य था यह भारत के लिए अधिराज्य का दर्जा देना था, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसमें पूछा क्या, कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, इसमें पूछा है कौन सा विकल्प सही नहीं है, पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा आपका सही है। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य भारत के अधिराज्य का दर्जा देना था, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इस प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों से संबंधित कोई बात नहीं की गई थी, ये गलत है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बिना किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं किया जा सकता, यह जो है इसमें कहा गया था। ठीक है, और इसमें कहा गया था कि अति शीघ्र वायसराय की सलाहकार काउंसिल के विस्तार के साथ कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल होंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात पहला गलत है, दूसरा सही। प्रांतीय स्वशासन का उपबंध भारत सरकार अधिनियम में प्रांतीय स्वशासन का प्रावधान था। एक संघीय न्यायालय की स्थापना के उपबंध किया गया था और केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी। इसका सही आंसर क्या होगा कूट के हिसाब से बताइए? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1837 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, इसके बारे में देखिए कौन सुमिलित नहीं है। मद्रास में श्री राजगोपालाचारी के नेतृत्व में चुनाव का गठन मतलब सरकार का गठन किया गया था। संयुक्त प्रांत में नारायण भास्कर खरे के नेतृत्व में, बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में और उड़िया में विश्वनाथ दास के नेतृत्व में। कौन सा विकल्प इसका गलत है? कौन सा विकल्प गलत है था? कौन सुमिलित नहीं है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। संयुक्त प्रांत में अगर हम बात करें तो यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में सरकार का स्थापना किया गया था। ठीक है, संयुक्त प्रांत में गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में। ठीक है, सही आंसर इसका सी है। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी समिति को सविना अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? बंबई, लाहौर, लखनऊ या फिर त्रिपुरा? इसका सही आंसर क्या? इसका सही आंसर भी हो जाएगा लाहौर में। ठीक है, लाहौर में।
लाहौर अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, यहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की स्वीकृति दी गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रथम गोल में सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। पूना पैक्ट में स्थानीय निकाय तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधियों के लिए विशेष उपबंध किया गया। तृतीय गोल में सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। पूना समझौता जो हुआ था इसमें कहा गया था दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग करके उनके लिए विशेष उपबंध की बात की गई थी, और इसके अंतर्गत जो आरक्षित सीटें 71 थी उसको बढ़ा करके 71 से बढ़ा करके 148 कर दिया गया। ठीक है, 148 कर दिया गया। और उसके साथ साथ केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या जो है वो 18% कर दी गई थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इन्हें जो है क्या कह रहा है, सिविल सेवाओं में इनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की बात नहीं की गई थी। ठीक है, ये जो आपकी सरकार है, सरकार में इनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया था। सही आंसर भी हो जाएगा। नवपाषाण काल में पालिशदार औजार प्राप्त होते हैं। महापाषाण काल में भारत में सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। नवपाषाण काल जो लगभग 4000 से लेकर के 1800 ईसा पूर्व के बीच के कालखंड को कहा जाता है, और इस काल में पालिशदार औजार प्राप्त हुए हैं, और इस काल में गाँव में बसने वाली संस्कृति का उदय हुआ। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि निवास की जो विशेषता है उसका उदय हुआ, और लोग जो है एक जगह सामूहिक रूप से रहने लगे थे। वैसे लोग क्या थे, वैसे एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहते थे। ठीक है, कुछ समय यहाँ तो कुछ समय कहीं और। ठीक, लेकिन नवपाषाण काल में वह एक जगह स्थायी बस्ती बना करके रहने लगे थे। ठीक है, और ताम्रपाषाण काल जो 1800 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, इस काल में ताम्रपाषाण काल को कैल्कोलिथिक या चालकोलिथिक काल कहा जाता है, और इस काल में भारत में सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम तांबे का जो उपयोग है यह ताम्रपाषाण काल या चालकोलिथिक युग में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत है। यह प्रणय विवाह था। इसमें युवक और युवती को अपने अभिभावकों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती थी। हालांकि इस विवाह को समाज विरोधी माना जाता था, और उपयुक्त विशेषता कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित 8 प्रकार के विवाहों में से किससे संबंधित है? गांधर्व, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह या फिर राक्षस विवाह। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। यह गंधर्व विवाह की विशेषता है। ऑप्शन बी। जैन धर्म के बारे में देखिए, भागवत पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार कहा गया है। कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ में महावीर के सन्यासी जीवन का वर्णन मिलता है। 5वीं सदी में उत्तर भारत में जैन धर्म को उत्तर भारत में संरक्षण मिला, किंतु दक्षिण भारत में एक भी राजवंश ने इसे बढ़ावा नहीं दिया। एक भी राजवंश ने। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। तीनों विकल्प जैन धर्म के बारे में सही हो जाएगा। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, और यह प्रायः चित्रकारी जो है किस गुफा में स्थित है? अजंता, बादामी बाग या फिर एलोरा। इस गुफा की अगर हम बात करें या इस चित्र की बात करें तो यह अजंता की गुफा में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अजंता की गुफा में है। शिव का तांडव नृत्य किसका प्रतीक है? ब्रह्मांड के चक्रवत सृजन का, ब्रह्मांड के विनाश का, या फिर ए और बी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, ब्रह्मांड के सृजन और ब्रह्मांड के विनाश, ये दोनों का जो है उसमें वो देखने को मिलता है। ठीक है, उसके प्रतीक देखने को मिलता है। सी हो जाएगा। मुगल स्थापत्य कला के अंतर्गत चारबाग शैली के संदर्भ में देखिए, चारबाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई थी। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण बागों को चारबाग कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। चिश्ती सिलसिला के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह भारत का सबसे प्राचीन, संगठित एवं प्रभावशाली सिलसिला है। भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, और चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक में की गई थी। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें कूट के हिसाब से बताना है कौन सा विकल्प गलत है, और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है पहला और दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए, चिश्ती संप्रदाय भारत का सबसे प्राचीन सिलसिला है, और यह बासरा सिलसिला की एक शाखा है। इसमें आध्यात्मिक केंद्र भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में देखने को मिलता है। चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक में नहीं बल्कि अबू ईशान के नेतृत्व में ईरान के उत्तर पूर्वी प्रांत जो खुरासन है वहाँ पर किया गया था। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत ये थे। बाकी अगर हम बात करें जो चिश्ती सिलसिला है इसकी स्थापना इराक में नहीं बल्कि ईरान में किया गया था, तो गलत हो जाएगा। और यह भारत का सबसे प्राचीन संगठन और प्रभावशाली सिलसिला था, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात आपका सही है। ठीक है, 1192 ईस्वी में जो है मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए, और उन्होंने यह चिश्ती परंपरा की स्थापना की थी।
उनकी गतिविधि का जो मुख्य केंद्र था अजमेर था, जिसे गर्री ये नवाज भी कहा जाता है। इसी के साथ अन्य केंद्र नारनौल, हासी, सरबत, बदायूं अन्य क्षेत्रों में भी इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसकी अगर बात करें इसके अंतर्गत बाबा फरीद बख्तियार काकी, शेख बहाउद्दीन जकारिया, ख्वाजा बख्तियार काकी इल्तुतमिश के समकालीन थे और उन्हें फरीद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक में नहीं की गई थी, बात तो सही है। ठीक है, और उसके साथ साथ भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात ठीक है। और यह भारत में यह भारत का सबसे प्राचीन सिलसिला है, ये बात भी आपका सही है। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती, ये बात आपका सही है। क्या पूछा यार, ये सही नहीं है, ये बात दूसरा तो आपका बिल्कुल सही है। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचा 1 और 3। चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक नहीं बल्कि ईरान में की गई थी, तो ये तो आपका गलत है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और यह भारत में सबसे प्राचीन संगठित एक प्रभावशाली सिलसिला था, ये बात भी तो ठीक ही है, ये बात भी सही है। तो केवल गलत 3 है इसमें। ठीक है, गलत 3 है, ये ऑप्शन जो है गलत दिया है। ठीक, इसमें जो पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल 3 सही नहीं है। ठीक है, बाकी पहला और दूसरा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कबीर के उपदेश साखी, शबद और रामायणी में देखने को मिलता है। नामदेव के भक्तिपरक गीत अभंगों के रूप में संकलित है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ये दोनों विकल्प सही हो जाएगा इसका। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाला ऐसा गांव था जहां पर पाजा ईसापुर की अवधि के दौरान नवपाषाण काल से संबंधित नवपाषाण काल से ताम्रपाषाण काल के संक्रमण को देखा जा सकता है? इसकी अगर हम बात करें, यह मेहरगढ़ है, मेहरगढ़। ठीक है, सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नैरात्म्यवाद और क्षणभंगुरवाद नामक विचार किस दर्शन से संबंधित है? इसकी अगर हम बात करें, इसका संबंध है बौद्ध दर्शन से, ऑप्शन बी बौद्ध दर्शन से। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी आंदोलन शुरू किया गया था? असहयोग, होम रूल, सविनय अवज्ञा या फिर भारत छोड़ो? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। ठीक है, 1930 सही आंसर सी। साइमन कमीशन की संस्तुति के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। इसमें गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया गया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की गई थी कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ते अधिक होंगे। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है ये बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। साइमन कमीशन 27 मई 1930 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिसकी सिफारिशें थी कि 1919 के भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू की गई द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। और इसने कहा था कि प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। यह आपका गलत है। ठीक है, इसने भारत में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने की बात की थी। और इसने कहा था कि भारत के लिए संघीय संविधान का होना चाहिए, केंद्र में भारतीयों के लिए संघीय व्यवस्था होनी चाहिए, केंद्र में कोई भी उत्तरदायित्व न प्रदान की जाए, उसके साथ साथ उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाए, वर्मा अर्थात म्यांमार को भारत से विलग कर दिया जाए और उड़ीसा एवं सिंधु को अलग करके अलग राज्य बनाया जाए। उसके साथ साथ प्रांतीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया जाए और गवर्नर व गवर्नर जनरल अल्पसंख्यक जातियों के हितों के प्रति विशेष ध्यान रखें। तो ये सभी जो है सुझाव दिया गया था साइमन कमीशन ने। निम्नलिखित में से कौन परिवर्तनवादी गुट के नेताओं में शामिल था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू और सी राजगोपालाचारी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, देखिए गांधी जी की अगर हम बात करें, गांधी जी के ढुलमुल तरीके से दुखी होकर के 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विधान परिषद में प्रवेश करने के लिए एक संगठन बनाने की बात की गई थी। और इसकी अगर हम बात करें, असहयोग आंदोलन चलाया गया और इस सुझाव को चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल जैसे कट्टर गांधीवादी नेताओं ने नहीं माना था। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या कि कौन अपरिवर्तनवादी गुट के नेताओं में शामिल नहीं था? सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। ठीक है, यह अपरिवर्तनवादी गुट में था। बाकी यह जो है मोतीलाल नेहरू और सी राजगोपालाचारी, यह परिवर्तनवादी गुट में शामिल थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पहला। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल अपरिवर्तनवादी गुट में शामिल थे। ठीक है, ठीक, अपरिवर्तन मतलब इनका मानना था कि इसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, जबकि मोतीलाल नेहरू और सी राजगोपालाचारी यह परिवर्तनवादी गुट में शामिल था, तो इनका मानना था कि परिवर्तन किया जाए। इसमें क्या अपरिवर्तनवादी गुट में शामिल थे। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
1920 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन के बारे में देखिए। इस अधिवेशन में विधान परिषदों के बहिष्कार का निर्णय लिया गया, सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का परित्याग कर दिया गया और इस अधिनियम या इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। तीसरा गलत है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो अध्यक्षता है यह जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। ठीक है, लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। होम रूल लीग आंदोलन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? सर्वप्रथम इसकी योजना एनी बेसेंट द्वारा दी गई थी, 1914-15 में प्रस्तुत की गई और बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित था। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली था। तिलक और एनी बेसेंट के मध्य मतभेद होने के बावजूद भी दोनों लीग बने रहे। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनकी अगर हम बात करें तो मतभेद के परिणामस्वरूप, ठीक है, मतभेद का परिणामस्वरूप लीग में जो है बहुत ज़्यादा गतिरोध देखने को मिला था और यह जो होम रूल लीग है यह 1917 में समाप्त हो जाता है, 1917 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड लिंटन के समय महारानी की घोषणा, उद्घोषणा, रिपन के समय प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, डफरिन के समय बंगाल टेनेंसी एक्ट और मिंटो के समय मुस्लिम लीग का गठन। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चारों विकल्प सही हैं, ठीक है, चारों विकल्प इसका सही हो जाएगा। गांधी जी द्वारा किए गए सामाजिक आर्थिक योगदान के बारे में देखिए। उन्होंने साम्राज्यवाद विरोधी कदम उठाए, वह भारतीय समाज के भीतर वर्ग संघर्ष के पक्ष में नहीं थे और न ही अनुनय के माध्यम से संघर्ष को सुलझाने में। अपने प्रसिद्ध ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के द्वारा उन्होंने स्वामी वर्ग को श्रमिक वर्ग के हित में राष्ट्रीय धन का न्यायसिद्ध के रूप में प्रयोग करने की सलाह दी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। देखिए, महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो यह जो उग्रवाद आंदोलन वगैरह जो विरोध जो है इसके विरोधी थे और इनका मानना था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन के माध्यम से ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है और अंग्रेजों को किसी कार्य करने के लिए मनाया जा सकता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट में शामिल था? पृथक निर्वाचन की अस्वीकृति, भाषाई प्रांत, धर्म से राज्य का पूर्ण पृथककरण, राज्य में अवशिष्ट शक्तियों वाली संघीय संविधान और डोमिनियन स्टेट। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? कौन नेहरू रिपोर्ट में शामिल था ये आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 2 3 5, 1 2 3 5 4 राज्यों में अवशिष्ट शक्तियों वाला संघीय संविधान, यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए, नेहरू रिपोर्ट यह 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था और इसमें इन्होंने 14 सूत्रीय कह सकते हैं कि 14 मांगे रखी थी और इसमें आपका जो राज्यों को अवशिष्ट शक्ति वाला, राज्यों को अवशिष्ट नहीं बल्कि केंद्र को अवशिष्ट शक्ति प्रदान किया जाए, न कि राज्यों को। ठीक है, तो यह इसमें शामिल नहीं था, बाकी विकल्प आपके सही हैं। 1931 में कराची अधिवेशन जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसके क्या परिणाम थे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के शौर्य और बलिदान की प्रशंसा करते हुए संकल्प, मौलिक अधिकारों पर संकल्प, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का संगठन या फिर राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 2 4 3 गलत है। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति का संगठन यह गलत हो जाएगा। ठीक है, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति का जो गठन है यह 1920 नागपुर अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, नागपुर अधिवेशन में। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। 1920 से 1930 के क्रांतिकारी अतिवाद के चरण के घटनाक्रम को लगाइए। भगत सिंह पर काकोरी षड्यंत्र केस में मुकदमा चला और उन्हें मृत्युदंड दिया गया। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का उद्देश्य गिरफ्तारी और अदालत को प्रचार के लिए एक मंच के रूप में उपयोग करना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संघ था जो बंगाल में सक्रिय था। कौन सा विकल्प इसके बारे में 1920 से 30 के बीच की जो घटनाएं हैं उसके बारे में कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु संगमकालीन अर्थव्यवस्था में निर्यातक वस्तुओं में शामिल नहीं थी? काली मिर्च, छातीदार, तांबा या फिर सूती वस्त्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? मीनाक्षी मंदिर पांड्य शासकों ने बनवाया था, महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों ने करवाया और कोराड़ के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासकों ने कराया। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसके बारे में हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प इसका सही है।
ठीक है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर गुप्त काल में ऊपरी कर क्या था? उत्तर गुप्त काल में जो ऊपरी कर लगाया जाता था यह क्या था? यह अस्थायी किसानों पर लगाए जाने वाला भूमि कर था। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। भारत में तुर्की की विजय के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? भारत में सैन्य संगठन की हीनता, भारत के सर्वोत्तम घुड़सवार, भारत का वर्गीकृत समाज। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, भारत में सैन्य संगठन की हीनता, बात ठीक है, ये बात ठीक है। सैन्य संगठन जो है बहुत कमजोर स्तर का था। भारत में जो वर्गीकृत समाज था, जो समाज का वर्गीकरण कर दिया गया था, इसने भी जो तुर्की विजय को क्या किया? प्रमोट किया भारत में। ठीक, भारत में घुड़सवार उत्तम व्यवस्था में नहीं थी। ठीक है, यह गलत हो जाएगा। 1-3 सही है। निम्नलिखित में से कौन से कार्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में समय दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि, राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, कौन जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से संबंधित है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अर्थात ये तीनों कार्य जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से ही संबंधित है। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। भारतीय जनसंघ के बारे में देखिए कौन सा कथन सही है। इसके पहले अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय थे। भारतीय जनसंघ की ओर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतरिम सरकार में मंत्री बने थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है, भारतीय जनसंघ भारत का एक पुरातन या पुराना राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा किया गया था, न कि दीनदयाल उपाध्याय द्वारा। 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में किया गया था और इसने 1952 में संसदीय चुनाव में 2 सीटें प्राप्त की, जिसमें डॉक्टर मुखर्जी स्वयं भी शामिल थे। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतरिम सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री रहे, किंतु जनसंघ की ओर से नहीं, क्योंकि तब जनसंघ की स्थापना नहीं हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? चैत्य बौद्ध भिक्षुओं के निवास का ये काम आता है। सबसे प्रसिद्ध चैत्य कार्ले पश्चिमी दक्कन में है। कार्ले का चैत्य लगभग 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। चैत्य अनेकों एक पायों, चैत्य जो है यह एक से अधिक पायों पर खड़ा करके एक बड़ा हाल का निर्माण किया जाता था। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो सातवाहन काल में पश्चिमोत्तर दक्कन या महाराष्ट्र में अत्यंत दक्षता से ठोस चट्टानों को काट करके अनेक चैत्य और विहार का निर्माण कराया गया था। और चैत्य बौद्धों के मंदिर का काम करता था और विहार भिक्षुओं का निवास स्थल था। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। गुप्तकालीन कला के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। गुप्त काल में कला मुख्य रूप से धर्म से संबंधित था। दशावतार मंदिर इस काल के मंदिरों में सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। अजंता की गुफाओं में उच्च वर्ग की संपन्नता को दर्शाया गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में देखिए, जो पंचायतन शब्द है किससे संबंधित है? पंचायतन शब्द की अगर हम बात करें, यह मंदिर निर्माण की एक पद्धति है, मंदिर रचना की एक पद्धति। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। किस पीटक में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम का उल्लेख किया गया है? यह किया गया है आपके विनय पीटक में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? इक्ता, दिल्ली सल्तनत, जागीर, मौर्य साम्राज्य, अरमम, विजयनगर और मेकाश मराठा। कौन सा विकल्प गलत है? इसकी देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जागीर मौर्य से संबंधित है, ये गलत है। ठीक है, कौटिल्य ने राजस्व के 7 स्रोतों का निर्धारण किया था। मौर्यकालीन जो राजस्व है यह प्रशासन विस्तृत और अत्यधिक केंद्रीकृत था। कृषि और भूमि उपज का 1/4 या फिर 6ठा भूभाग राजस्व के रूप में प्राप्त होता था। ठीक है, और राजस्व के जो प्रमुख स्रोत थे, दुर्ग नगरों से प्राप्त आय, राष्ट्र जनपदों ग्रामों से प्राप्त आय, खनि खानों से प्राप्त आय, सेतुफल फूल एवं सब्जियों से प्राप्त आय। ठीक है, वन जंगलों से प्राप्त, वज्र पशुओं से प्राप्त। यह कुछ महत्वपूर्ण कर थे, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल में राजस्व के स्रोतों में शामिल था? दुर्ग, व्रज, सीता या फिर वन। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वज्र। कूट के हिसाब से आपको बताना है मौर्य काल में राजस्व की स्रोत। इसका जो सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये सभी जो है संबंधित है। ठीक है, दुर्ग, वज्र, सीता और वन, ऑप्शन डी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म की विशेषता है? मोक्ष की स्वीकृति, आत्मा को मान्यता, पुनर्जन्म की अस्वीकृति। कौन सी विशेषता जैन धर्म से संबंधित है कूट के हिसाब से बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है पहला और दूसरा, पहला दूसरा। जैन पुनर्जन्म की अस्वीकृति यह गलत है। जैन धर्म ने माना था कि पुनर्जन्म होता है, ठीक है। तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। भारत में मौर्य काल से पूर्व भी स्तूपों का निर्माण होता था। मौर्य काल में कला की उत्कृष्टता एकाश में स्तंभ से बने अशोक के स्तंभ से प्रदर्शित होती है। अशोक ने चट्टानों को काट करके कंदराओं के निर्माण को प्रोत्साहित किया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 2, 3 सही है, पहला गलत है। भारत में मौर्य काल से पूर्व भी स्तूपों का निर्माण होता था। इसकी अगर हम बात करें, मौर्य काल का उत्कृष्टतम जो प्रदर्शन है वह अशोक के स्तंभों में दिखाई देता है। लाल बरुआ पत्थर के एक खास स्तंभ मथुरा के सुनार की पहाड़ियों से प्राप्त हुआ है और इन स्तंभों पर चमकदार पालिश की गई है। समूह को 2 भागों में बांटा गया, स्तंभ एष्टी और गाबदुम, लाट और शीर्ष भाग, ठीक है। और स्तूप मौर्यकालीन कला की देन है। सांची और सारनाथ की जो स्तूप है अशोक कालीन है, देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अशोक ने चट्टानों को काट करके कंदरा अर्थात गुफाओं का निर्माण भी कराया था। निम्नलिखित में से कौन सा गांधार कला की विशेषता? इस काल में नीले धूसर बरुआ पत्थर का उपयोग किया जाता है और यह कला जैन और ब्राह्मण धर्म की मूर्तियों से संबंधित है और यथार्थवादी कला शैली यह इसमें देखने को मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। यह कला जैन धर्म ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, आपका गलत है, ठीक है, यह गलत हो जाएगा। इस कला की अगर हम बात करें तो इसे कुषाणों ने संरक्षण दिया था और यह जो है केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है, केवल बौद्ध धर्म से, ठीक है। सही आंसर इसका ए। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे समानता कौन थे? बंजारे की अगर हम बात करें, यह जो है मुख्य रूप से कौन थे? बंजारे थे आपके व्यापारी, जो काफिलों के माध्यम से क्या करते थे? काफिलों के माध्यम से व्यापार करते थे, ठीक है। ऑप्शन डी। मौर्य काल में यूनानी आक्रमण का सामाजिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ा था? सप्ताह का 7 दिनों में विभाजन में विभिन्न ग्रहों का नामकरण किया गया, गांधार कला का विकास हुआ, युद्ध में बारूद का प्रयोग हुआ। कौन मौर्य काल में यूनानियों के आक्रमण की विशेषता है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बात अगर हम करें इसकी, अगर हम बात करें यूनानियों की जो संपर्क में आने के बाद नक्षत्रों को देख करके भविष्य बताने की कला का विकास हुआ। राशि एवं ग्रहों के नाम यूनानियों के मूल से देखने को मिलता है। उसके साथ साथ कला की नवीन शैली जो हेलेनिस्टिक कला है उसका प्रचलन हुआ भारत में। यूनानियों के प्रभाव से भारतीय सिक्कों पर राजाओं के नाम और तिथि का उल्लेख किया जाने लगा। पर्दा प्रथा का प्रारंभ हुआ। धर्म और दर्शन के क्षेत्र भी यूनानियों के ही देन है। और युद्ध में बारूद का जो प्रयोग है सबसे पहले किसके समय में हुआ था? युद्ध में बारूद का प्रयोग सबसे पहले जो है बाबर ने किया था, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा। पानीपत की लड़ाई के बारे में देखिए कौन सा कथन गलत है। पानीपत की प्रथम लड़ाई में सर्वप्रथम तोप और गोलाबारी का प्रयोग किया गया। पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की सेना की संख्या अधिक होने के बावजूद भी अकबर विजयी हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। या फिर पानीपत का तृतीय युद्ध, इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसकी अगर हम बात करें सही आंसर डी हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध 1526 में नहीं बल्कि 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, फर्स्ट, न कि तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के उत्कृष्टतम मृदभांडों में से एक है। जौरवे संस्कृति एक नगरीय संस्कृति थी। आहार संस्कृति का स्थानिक केंद्र गिलुंद था और यहाँ के लोग पत्थरों के घरों में रहते थे। काथा संस्कृति से स्टेटाइन और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थर के हार देखने को मिलते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? मतलब सॉरी गलत बताना है, ठीक है। तो इसका देखिए इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा। जौरवे संस्कृति एक नगरीय संस्कृति, ये गलत है। जौरवे संस्कृति की अगर हम बात करें, यह आकाश का जो कालखंड है 1400 से 700 ईसा पूर्व है और ऐसा माना जाता है कि यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। इसकी अनेक बस्तियाँ दायमाबाद और इनाम गाँव से प्राप्त हुए हैं और कहीं कहीं पे नगरीय संस्कृति का भी साक्ष्य मिलता है, लेकिन ज़्यादातर जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं गाँव के प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। सभी भक्ति संतों की एक विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया था? सभी भक्ति संतों की एक विशेषता थी कि उन्होंने भक्तिकालीन संतों ने क्षेत्रीय भाषाओं की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऑप्शन डी, ठीक, ऑप्शन डी इसका सही है। जब जिन्ना द्वारा प्रस्तावित संशोधन को नेहरू रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया तो जिन्ना के द्वारा 14 सूत्री मांगों को प्रस्तुत किया गया। लेकिन में से
कौन सा एक 14 सूत्री मांग में शामिल नहीं था? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। मुसलमानों के लिए आरक्षण के साथ पृथक निर्वाचकों के स्थान पर संयुक्त निर्वाचक मंडल। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसके प्रत्युत्तर में लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में घोषित किया गया था? इस प्रस्ताव के विरोध में किया गया था? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। भारत को अधिराज्य का दर्जा नहीं दिया गया, जिसकी मांग नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही है? ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांगों को न मानने के प्रत्युत्तर में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। आंदोलन आंध्र प्रदेश में श्री राजगोपालाचारी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए एक मार्च को नेतृत्व किया। आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी का नहीं अभियान चलाया गया। चौकीदारी का नई अभियान और सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुस्लिम की भागीदारी असहयोग आंदोलन से अधिक है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला और तीसरा। पहला और तीसरा, 2 4 गलत है। उन्नीस सौ 28 में बारदोली सत्याग्रह के पीछे मुख्य कारण क्या था? 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, इसके पीछे मुख्य कारण ब्रिटिश सरकारों द्वारा भू राजस्व में वृद्धि। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भू राजस्व में वृद्धि की गई थी, यह भू राजस्व बढ़ा करके 30% कर दिया गया था, जिसके बाद इसका विरोध देखने को मिला था। ऑप्शन बी। भगत सिंह के बारे में देखिए, वह पूंजीवादी और वर्ग वर्चस्व के उन्मूलन के पक्ष में थे। उनका हमेशा मानना था कि क्रांतिकारी अतिवाद और हिंसक तरीके से ही स्वतंत्रता प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने सांप्रदायिकता का विरोध किया और इसे उपनिवेशवाद के समान बड़ा दुश्मन माना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत। उनका हमेशा मानना था कि क्रांतिकारी अतिवादी और हिंसक तरीके से ही स्वतंत्रता प्राप्त किया जा सकता है। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। ये इसकी अगर हम बात करें, 1931 को लिखे गए अपने अंतिम राजनीतिक वसीयतनामे में उन्होंने घोषणा किया था कि मैं आतंकवादी की तरह काम किया, लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूँ। मैं आतंकवादी कभी नहीं था, सिवाय शायद मेरे क्रांतिकारी करियर की शुरुआत में, और मुझे विश्वास है कि हम उन तरीकों से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में देखिए, नेहरू रिपोर्ट, ये जो घटनाएं घटित हुई थी इनको क्रम से लगाना है। ये जो घटनाएं घटित हुई थी इनको आपको क्रम से लगाना है। नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो ये 1928 में आया था, पेश किया गया था नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, साइमन कमीशन का आगमन, साइमन कमीशन के आगमन की अगर हम बात करें, ये भी 1928 में ही हुआ था। ठीक है, दांडी मार्च 1930 और राजगुरु को फांसी 1931। इसका जो सही आंसर है 2 1 3 4 ऑप्शन ए। अरोड़ा आसफ अली के बारे में देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने मुंबई के गोवालिया मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प अरोड़ा आसफ अली के बारे में सही है। इस आंदोलन के दौरान लड़कियों ने मंजरी सेना और लड़कों ने वानर सेना का गठन किया था। लड़कियों ने मंजरी सेना और लड़कों ने वानर सेना का गठन किया था। यह क्वेश्चन आ चुका है और यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइएगा कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। क्रिप्स मिशन के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प गलत है? इसके तहत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट देने की बात की गई थी, और इसके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद के गठन की बात की गई थी। और क्रिप्स मिशन के मुस्लिम लीग ने स्वीकार तथा कांग्रेस ने अस्वीकार किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश सरकार के पास ही रहेगी। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है इन दोनों ने अस्वीकार किया था। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखिए इसकी अगर बात करें, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद एक्सला सैंपल की संधि की गई थी। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बाद पुदुचेरी की संधि। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बाद की गई थी किसकी संधि? इसके बाद जो की गई थी पेरिस की संधि की गई थी। सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 2 3। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी नगर नियोजन एवं सफाई व्यवस्था। धौलावीरा और सुरकोटद्दा में विस्तृत डिजाइन किए हुए प्रवेश द्वार पाए जाते हैं, जबकि अन्य शहरों में सामान्य प्रवेश द्वार पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन सी। रेंगुदुम बौद्ध मठ के बारे में देखिए, यह मठ अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है और यह एक तिब्बती बौद्ध मठ है जो गेलुंगपा संप्रदाय से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही पहला गलत है। यह मठ जो है अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि कहाँ पे है, लद्दाख में, ठीक है, सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन यजुर्वेद से संबंधित है, ऐतरेय, ब्राह्मण, तैत्तिरीय, शतपथ या फिर गोपथ, किसका संबंध यजुर्वेद से है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण जो है या यजुर्वेद से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा बी, 2 और 3, तैत्तिरीय और शतपथ, तैत्तिरीय और शतपथ, ठीक है, ठीक। यजुर्वेद का पूछा, यजुर्वेद की अगर हम बात करें, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है, इसके अनुसार मनुष्य का आचरण देवों के समान होना चाहिए, और शतपथ ब्राह्मण जिसमें ब्राह्मण ग्रंथों में से सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है, यह दोनों जो है यजुर्वेद से संबंधित है, ठीक है, दोनों यजुर्वेद से संबंधित है। बाकी यानी जो हैं जैसे ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऐतरेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद के से संबंधित है, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण हो गया, और आपका संखायन, ऐतरेय ब्राह्मण के साथ साथ संखायन भी है, किससे संबंधित है, ऋग्वेद से, ऋग्वेद से, ठीक। और उसके साथ साथ जो आपका गोपथ है यह अथर्ववेद से संबंधित है, गोपथ का संबंध है अथर्ववेद से, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित क्रम पर देखिए, शिलप्पाधिकारम एक प्रसिद्ध तेलुगु महाकाव्य है जिसकी रचना इलंगु अडिगल ने की थी। मणिमेखला नामक महाकाव्य तमिल के एक व्यापारिक शीतलय सतनार द्वारा लिखी गई है, कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, दूसरा सही है, पहला गलत है। शिलप्पाधिकारम एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है, यह एक प्रसिद्ध तमिल, तेलुगु महाकाव्य नहीं, तमिल महाकाव्य है, ठीक है, और इसकी जो रचना है इलंगु अडिगल ने की थी, इलंगु अडिगल ने, ठीक। और शिलप्पाधिकारम इसकी रचना की गई थी 1800 ईस्वी में, और मणिमेखला की रचना 1400 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म के बारे में देखिए, इसमें बताना है कि नई धारा जो हुमायून का विकास हुआ और इस नई बौद्ध धारा में आए नए परिवर्तन के संदर्भ में देखिए कौन सा विकल्प सही है। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतात्मक रूप में दर्शाई जाती थी, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बोधिसत्व में आस्था को लेकर के परिवर्तन आया, कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। कर और नजराना के बारे में देखिए, कर जो है अनियमित ढंग से एकत्र किया जाता था, जबकि नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था, कौन सा विकल्प इसके बारे में सही नहीं है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। नोआखाली दंगे के बारे में देखिए, नोआखाली परिवर्तन में कहा गया है दक्षिण पूर्व बिहार, पश्चिम बंगाल, चटगांव या फिर उत्तर पश्चिम उड़ीसा। नोआखाली कहाँ पे है? नोआखाली की अगर हम बात करें तो यह जो है वर्तमान आपके चटगांव में है, ठीक है। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जातक कथाओं का संकलन किया गया था बौद्ध अनुयायियों द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। महाजनपदों की कर प्रणाली के बारे में देखिए, प्रायः उपज का 1/3वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता है। कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान किया जाता था, कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही, पहला गलत है। प्रायः उपज का 1/3 भाग नहीं, उपज इसकी अगर हम बात करें उपज का 1/6 भाग हिस्सा जो है किया गया था कर के रूप में, ठीक है, तो सही आंसर इसका दूसरा सही, पहला गलत। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त का एक का नाम देवगुप्त भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा सही, दूसरा गलत है। समुद्रगुप्त का नाम देवगुप्त है, आपका गलत है, ठीक है, समुद्रगुप्त का नाम देवगुप्त नहीं है, ठीक है, तो सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में अंग्रेजों की विजय के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? नौसेना की सर्वोच्चता, व्यापारिक कंपनियों की संरचना, औद्योगिक क्रांति और धर्म के प्रति न्यून उत्साह, कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ये सभी कारक थे जिस वजह से अंग्रेज लंबे समय तक भारत में टिक पाए और अन्य शक्तियों की तुलना में अधिक वर्चस्वशाली हुए। तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, कौन सी विशेषता इसमें से पुर्तगालियों की देन है, जो भारत में पुर्तगाली लेकर के आए थे? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, ठीक है। तोप की अगर हम बात करें, चलती फिरती युद्ध में चलती फिरती तोप का जो उपयोग है सबसे पहले मुगल काल में बाबर द्वारा किया गया था, ठीक है, बाबर द्वारा। अलीनगर की संधि किस युद्ध के बाद या किसके बीच में हुआ था? अलीनगर की संधि की गई थी क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, ठीक है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, हुआ था कब? यह जो है आपके 1764 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। टीपू सुल्तान के बारे में कौन सा विकल्प सही है? वह जैकोबिन क्लब का सदस्य था और उसने नई मुद्रा ढलवाई और नापतोल की नई विधि अपनाई। टीपू ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद क्लाइव से श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, कौन सा विकल्प इसका सही है?
देखिए इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा, पहला दूसरा सही तीसरा गलत है, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम की संधि जो की गई थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो 992 में हुआ था उसके बाद किया गया, ठीक है 1790, और ये 1990 नहीं 1792 है, ठीक है सही आंसर इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद बचाओ समिति में शामिल था? जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, अरोड़ा आसफ अली या फिर रास बिहारी बोस? कौन आजाद हिंद बचाओ में शामिल था? कूट के हिसाब से बताइए सही आंसर क्या है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1 2 3 1 2 3। रास बिहारी बोस इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है राज बिहारी बोस इसमें शामिल नहीं थे। और आज़ाद हिंद बचाओ क्या था 1945 में, 1945 में जो आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे जिनको गिरफ्तार किया गया था, इनको बचाने के लिए इसका ये बनाया गया था आज़ाद हिंद बचाओ समिति, ठीक है ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के हिसाब व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखिए इसके अगर हम बात करें शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था? शाही नौसेना विद्रोह जो है, शाही नौसेना विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था आपका 1946 में। वेवेल योजना 1945 में भारत आया था, 1945 में, ठीक है। और कैबिनेट मिशन योजना की बात करें ये भी 1946 में आया था। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2 3 1 2 3 1। नेक्स्ट देखिए इंडियन होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग तारकनाथ दास, गदर पार्टी लाला हरदयाल और पेरिस इंडिया सोसाइटी राजा महेंद्र प्रताप। कौन सा विकल्प इसमें से सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा पेरिस इंडिया सोसाइटी। पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था 1905 में, 1905 में इसका स्थापना किया गया था और इसकी स्थापना जो है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा और BH गोदरेज द्वारा किया गया था, ठीक है। तो डी गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएगा। कांग्रेस ने अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए वैधानिक मार्ग अपनाया, कांग्रेस ने सामाजिक सुधार का एजेंडा तैयार किया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस ने प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, और इसमें दूसरा सही नहीं है, ये हो जाएगा आपका पहला सही दूसरा गलत है। कांग्रेस ने सामाजिक सुधार का एजेंडा तैयार किया, गलत है। कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और गैर हिंदू बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए इसकी अगर हम बात करें कौन सा विकल्प सही है गलत सही पूछ रहा है, ठीक है। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था, ठीक है, ये बात आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी कांग्रेस के प्रथम जो गैर हिंदू अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी और बंगाल विभाजन में कांग्रेस की अध्यक्षता जो की गई थी वो की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, ठीक है। इसका पूछा क्या है कि कौन सा विकल्प इसमें से सही है, तो वो केवल सी हो जाएगा, अर्थात केवल 3 सही है, बाकी विकल्प गलत है। 1939 कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया, इसका मुख्य वजह क्या था? ये जो त्यागपत्र दिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बिना ही उसमें भारतीयों को झोंक देना, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में देखिए, यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन था और यह एक हिंसक आंदोलन था। उच्च वर्ग के लोग तथा नौकरशाही ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पहला दूसरा तो सही लेकिन तीसरा गलत है। उच्च वर्ग और नौकरशाही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, ये गलत है, ठीक है, यह गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार बना था? बलिया, झांसी, मिदनापुर, सतारा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1 3 4 1 3 4, ठीक है 1 3 4। बलिया, मिदनापुर और सतारा में समानांतर सरकार का गठन किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ऑप्शन बी। लाल किला मुकदमा में कौन कौन सैनिक शामिल थे? जनरल मोहन सिंह, जनरल शाहनवाज, जनरल गुरदयाल सिंह ढिल्लो और जनरल प्रेमा सागर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहन सिंह इसमें शामिल नहीं थे। शाहनवाज, गुरदयाल सिंह ढिल्लो और प्रेमा सहगल, ये तीनों लोग इसमें शामिल थे, ठीक है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इन घटनाओं को कालक्रम से व्यवस्थित करना है। इन घटनाओं को काकोरी षड्यंत्र, बारदोली, चटगांव शस्त्रागार और नौजवान भारत सभा का गठन, ठीक है। काकोरी कांड की अगर हम बात करें 1925 में हुआ था, 1925 में, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह जो 1928 का है, 1928 का है। चटगांव शस्त्रागार, चटगांव शस्त्रागार जो लूट किया गया था यह 1930 में किया गया था। और नौजवान भारत सभा का गठन कब हुआ था? नौजवान भारत सभा का जो गठन किया गया था यह किया गया था 1926 में, 1926 में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1 4 2 3 ऑप्शन ए। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 1929 को भगत सिंह एवं राम प्रसाद बिस्मिल ने केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है, ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। क्योंकि 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, ठीक है। कौन कौन शामिल थे? भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल नहीं, बल्कि
बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है, पहला सही दूसरा गलत। 1927 साइमन कमीशन का गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन का गठन संवैधानिक सुधार करने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, गांधी जी के संघर्ष के बारे में देखिए, अहमदाबाद मिल, इनको जो है क्रम से आपको लगाना है। गांधी जी द्वारा जो संघर्ष किए गए थे उन्हें क्रम से लगाना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल की अगर हम बात करें, कब हुआ था? अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन जो इन्होंने किया था 1918 में, चंपारण 1917 में, ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में 1919, और खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था ये भी आपका खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 का है। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह जो है ये भी आपका 1918 का है। ठीक, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2143 2143 2143। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है लगान माफी। अहमदाबाद मिल हड़ताल श्रम विवाद से। खेड़ा सत्याग्रह काश्तकारी की सुरक्षा से। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर वो भी हो जाएगा, पहला तीसरा सही दूसरा गलत हो जाएगा। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुआ था ये, इसकी अगर हम बात करें, अहमदाबाद जो मिल हड़ताल हुआ था यह जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत अहमदाबाद जो आंदोलन हुआ था या मिल हड़ताल जो हुआ था, मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन किया गया था। ठीक है, और इसका जो मुख्य कारण था मिल मालिकों द्वारा मजदूरों को दिए जाने वाला प्लेग बोनस को समाप्त करना था। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी है। खिलाफत आंदोलन के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? खिलाफत आंदोलन के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यह जो है अहमद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इस आंदोलन की मांग थी कि पहले ऑटोमन साम्राज्य के सभी पवित्र इस्लामिक स्थानों पर तुर्की इस्लाम और खलीफा का नेतृत्व बना रहे। इस आंदोलन की मांग थी कि जजीरात उल अरब इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे। कांग्रेस ने इस आंदोलन का विरोध किया। इसका गलत क्या है? ऑप्शन डी, क्योंकि कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, न कि विरोध किया था। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कार्यकारी परिषद का गठन हुआ और 4 सदस्य की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से परितोष एवं उपहार लेने की छूट दी गई थी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत। इसको छूट नहीं बल्कि इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुआ था इसके बारे में देखिए। मुसलमानों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्रांत सरकार बनाई। कांग्रेस की सरकार 7 प्रांतों में बनी। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की सभी सीटों पर मुस्लिम लीग की जीत हुई थी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 3 सही है, पहला और चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला चौथा गलत है। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय के बारे में देखिए। यह तीनों नेता बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में उभरे थे और यह तीनों लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं और यह तीनों उदारवादी नेता थे, उदारवादी के समर्थक थे। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही तीसरा गलत। क्यों? यह क्योंकि यह उदारवादी नहीं बल्कि उग्रवादी दल से संबंधित है। ठीक है, उग्रवादी दल से, तो सही आंसर ये हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना उग्रवादी विचारधारा, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी, जिससे कि वे भारत और यहाँ के लोगों को जान सकें। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 2 3 सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना और गोपाल कृष्ण गोखले यह दोनों ही उदारवादी नेता थे। ठीक है, तो पहला गलत है। आर्य समाज के बारे में देखिए। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 कोलकाता में। शुद्धि आंदोलन और गौरक्षा आंदोलन आर्य समाज के द्वारा संचालित किया गया था। आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता माना जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? फूट के हिसाब से बताइए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 3 सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है, क्योंकि आर्य समाज का स्थापना 1875 में किया गया था, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोलकाता नहीं मुंबई में किया गया था। ठीक है, मुंबई में। हड़प्पा के नगरीय जीवन के बारे में देखिए। नगरों में शासन वर्ग नगर की विशेष इमारतें बनाते थे और योजना तैयार करते थे। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापारिक कार्य भी किया जाता था। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल कृषि व पशुपालन से संबंध नहीं रखता है? कुरनूल, मेहरगढ़, कोल्डी हवा।
कौन कृषि कार्य से संबंधित नहीं है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए कुरनूल। ठीक है, कुरनूल। बाकी सभी कुरनूल की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है और यह एक पूरा पहाड़ी का स्थल है। इस काल में मनुष्य कृषक और पशुपालक नहीं था। ठीक है, तो सही आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं? मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कपालिक, साख्य और योग। कौन जो है षड्दर्शन के अंतर्गत शामिल नहीं है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा लोकायत, कपालिक। यह षड्दर्शन में शामिल नहीं है। षड्दर्शन में कौन कौन आता है? देखिए, षड्दर्शन की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका, इसको अगर नोट डाउन करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। इसमें आ जाएगा आपका साख्य। साख्य इसकी रचना की गई थी कपिल द्वारा, कपिल मुनि द्वारा। ठीक है, ठीक। उसके बाद आपका न्याय दर्शन, न्याय इसकी रचना गौतम ने की थी, गौतम ने। फिर आपका योग, योग की रचना पतंजलि ने की थी, पतंजलि ने की थी। ठीक है, उसके बाद है आपका वैशेषिक। वैशेषिक की जो रचना है वह उलूक कड़ाद द्वारा की गई थी, उलूक कड़ाद द्वारा। ठीक है, उसके बाद आपका पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा की जो रचना है वो जैमिनी ने की थी, जैमिनी ने। फिर वो आपका उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और उत्तर मीमांसा की जो रचना है वह बादरायण द्वारा किया गया था, बादरायण द्वारा। ठीक, तो ये आपके 6 जो हैं षड्दर्शन है और इसकी रचना किसके किसके द्वारा की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए बताया गया। ठीक है, तो सही आंसर इसका सही। बाकी लोकायत और कपालिक यह षड्दर्शन के पार्ट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ही नहीं है? बुद्ध चरित, अश्वघोष, देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाख दत्त, रत्नावली, भवभूति और हर्ष चरित बाणभट्ट। कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी रत्नावली। रत्नावली की रचना की अगर हम बात करें, रत्नावली हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। ठीक है, और हर्षवर्धन ने 3 किताबों या 3 पुस्तकों की रचना की थी, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की देन मानी जाती है? दशमलव पद्धति पर आधारित मापतौल प्रणाली, मुहरों का उपयोग, बहुफसलीय कृषि और नगर नियोजन, नालियों की व्यवस्था। कौन इसमें से सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता या फिर देन है, यह बताना। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ये सभी जो है सिंधु घाटी की देन है। ठीक है, तो ये था ये जीएस वाला सेक्शन। बाकी इसके बाद हम रीजनिंग को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 जो आपका 31 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 132 का सही आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 132 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133 का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 135 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 135 का सही आंसर ए है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 136 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 137 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 137 का सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 139 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 140 का सही आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, और ये था जीएस वाला सेक्शन, जिसमें 140 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किए हैं। बाकी जीएस हिंदी वाले सेक्शन को अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और इच्छा हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।